स्वागत है आपका इन खबर की वर्ल्ड न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। गाजा में स्कूल पर इजरायली हवाई हमला, 20 से ज्यादा मौतें। मलेशिया म्यांमार से वार्ता जारी रखने पर जोर, आसियान में अमेरिकी ट्रेड चर्चा। वेनेजुएला में सत्ताधारी पार्टी ने विधानसभा में भारी बहुमत बनाए रखा। चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिल्की वे पर किया हाई प्रिसिजन अध्ययन। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ विस्तार से। गाजा में विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए स्कूल पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमले में कई शव बुरी तरह जल गए हैं, जबकि इजरायली सेना ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इस वर्ष के आसियान अध्यक्ष मलेशिया ने कहा कि वो म्यांमार की सैन्य सरकार और सशस्त्र विपक्षी समूहों से अलग अलग बातचीत जारी रखेगा, ताकि दोनों पक्षों के बीच सीधी वार्ता हो सके। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर क्षेत्रीय समूह के साथ बैठक का प्रस्ताव दिया, ताकि ट्रेड में असुरक्षा को कम किया जा सके। वेनेजुएला की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय विधानसभा में लगभग 83% वोटों के साथ बड़ी बहुमत कायम रखी, जबकि कुछ विपक्षी नेताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया। विपक्षी नेताओं ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक परिणामों के विरोध में मतदान से दूर रहने का आह्वान किया, जबकि एक हिस्से ने मतदान करने की सलाह दी। चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी लगभग 42.6% रही और विपक्ष को केवल एक राज्य की गवर्नरशिप मिली। चीनी और अंतर्राष्ट्रीय खगोलविदों ने चीन के फास्ट और दक्षिण अफ्रीका के मीरकैट टेलीस्कोप की मदद से मिल्की वे के ग्लोबुलर क्लस्टर्स का उच्च सटीक अध्ययन किया। ग्लोबुलर क्लस्टर्स में लाखों सितारे होते हैं, जिनमें पल्सर न्यूट्रॉन स्टार शामिल है, जो अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ये पहली बार है जब दोनों देश के रेडियो टेलीस्कोप ने मिलकर इस क्षेत्र में गहन सहयोग किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 मई को व्हाइट हाउस लौटे, जहां वे मेमोरियल डे की छुट्टियां बिताएंगे। आज ट्रंप आर्लिंगटन सैन्य कब्रिस्तान में अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ट्रंप ने सप्ताहांत की शुरुआत यूएस मिलिट्री अकेडमी वेस्ट पॉइंट में समापन समारोह को संबोधित करके की। अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन की विदेशी शोध साझेदारियों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले पर सख्ती से न सिर्फ हार्वर्ड बल्कि पूरे देश के विश्वविद्यालय खतरे में हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बीच तनाव बढ़ गया है, जब एक संघीय न्यायाधीश ने प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दाखिले पर रोक लगाने के प्रयास को अस्वीकार दिया। अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन की वरिष्ठ अधिकारी सारा स्पिट्जर ने बताया कि हार्वर्ड अकेला नहीं है, बल्कि कई अन्य प्रमुख संस्थान भी इसी तरह के दबाव का सामना कर रहे हैं। चीन ने डिजिटल इंटेलिजेंस सप्लाई चेन के लिए अग्रणी उद्यमों और हब शहरों को विकसित करने का एक विशेष कार्य योजना जारी की है। ये योजना वाणिज्य मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग सहित 8 विभागों ने मिलकर बनाई है। योजना के तहत कृषि, विनिर्माण, थोक और खुदरा उद्योगों में डिजिटल सप्लाई चेन के निर्माण को तेज किया जाएगा और समाज में लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के प्रयास भी किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें पागल करार दिया। ये बयान उन्होंने यूक्रेन पर रूस के बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद सोशल मीडिया पर दिया। साथ ही ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी आलोचना करते हुए उनकी भाषा पर आपत्ति जताई। लिमा की सड़कों पर 24 मई को सैकड़ों जोकरों ने रंगीन शोभा प्रस्तुत की, जो पेरू के जोकर दिवस के अवसर पर हुआ। जोकरों की लंबी कतार ने शहर की सड़कों पर खुशियां बिखेरी। ये दिन टोनी पेरेजिल को समर्पित है, जिन्हें गरीबों का जोकर कहा जाता है, जिन्होंने 1980 के दशक में लिमा में खुशियां फैलाई। इटली के कोच कार्लो एंसेलोटी 25 मई को रियो दी जेनेरियो पहुंचे, जहां उन्होंने ब्राजील की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कोचिंग संभाली। रियल मैड्रिड से इस सीजन के अंत में विदाई के बाद ये उनकी नई शुरुआत है। ब्राजील के फुटबॉल इतिहास में ये नया अध्याय है, लेकिन फैंस विदेशी नेतृत्व में बड़ी सफलता की उम्मीदों के साथ थोड़ा सतर्क हैं। देश विदेश की सभी मुख्य खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।